नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज अपन बात करेंगे हॉलीवुड यानी कि अमेरिकी सिनेमा की 10 महान और क्लासिक फिल्मों के बारे में, जो कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डबिंग में भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं तो कुछ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, और कुछ हैं जो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम दोनों पर ही हिंदी में उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फिल्म है 1972 में आई महानतम फिल्मों में से एक मानी जाने वाली दी गॉडफादर। दुनिया भर में जितनी भी क्राइम से जुड़ी फिल्में बनी हैं, उनमें अगर एक परिवार संगठित अपराध की दुनिया में शामिल है तो हो ही नहीं सकता कि उस फिल्म पर दी गॉडफादर का प्रभाव न हो। फ्रांसिस फोर्ड कोपला निर्देशित गॉडफादर को न सिर्फ माफिया पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा हासिल है, बल्कि इटालियन माफिया बॉस बनकर मार्लिन ब्रांडो ने जिस तरह का अभूतपूर्व और यादगार अभिनय इसमें किया था, उसे भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता है। द गॉडफादर के 2 सीक्वल भी बने और इन तीनों शानदार फिल्मों को मिलाकर द गॉडफादर ट्रिलॉजी कहा जाता है। पहली फिल्म में कहानी जहां गॉडफादर वीटो कॉर्लियोन के बारे में है, वहीं दूसरी और तीसरी फिल्म गॉडफादर के रिलक्टेंट बेटे के रूथलेस गॉडफादर बनने की यात्रा को दिखाती है। इस मुश्किल रोल में युवा अल पचिनो ने भी गजब का काम किया। बदकिस्मती से इस ट्रिलॉजी की दूसरी फिल्म द गॉडफादर पार्ट 2 हिंदी डबिंग में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाकी दोनों ही फिल्में द गॉडफादर और द गॉडफादर पार्ट 3 नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी डबिंग में मौजूद हैं। दूसरी फिल्म है 1993 में आई शिंडलर्स लिस्ट। हिटलर के अत्याचारों को दिखाने वाली फिल्मों की जब जब भी लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ऊपर नाम इसी महान फिल्म का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट लंबी ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ऑस्कर शिंडलर नाम के एक रियल लाइफ जर्मन उद्योगपति के बारे में है, जिसने नाजी होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के होलोकॉस्ट से 1000 से ज्यादा ज्यूस को बचाया था। इस फिल्म ने न सिर्फ होलोकॉस्ट के दौरान हुई हिंसा को झकझोर कर रख देने वाले अंदाज में चित्रित किया, बल्कि होलोकॉस्ट को वापस से मुख्यधारा के अमेरिकी सिनेमा का हिस्सा तक बनाया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, द पियानिस्ट, द बॉय इन स्ट्रिप पजामाज जैसी होलोकॉस्ट आधारित फिल्में शिंडलर्स लिस्ट के बाद ही लगातार बनना शुरू हुई, और इससे हुआ ये कि नई फिल्मों के मार्फत भी नई पीढ़ियों को अंदाजा होता रहा कि फांसीवाद के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। 7 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म न सिर्फ यहूदी फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग के फिल्मी करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है, बल्कि दुनिया भर में बनी महानतम फिल्मों में से एक होने का दर्जा भी रखती है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड। तीसरी फिल्म का नाम है 1960 में आई साइको। अल्फ्रेड हिचकॉक की एक कलात्मक हॉरर फिल्म एक मास्टरपीस है, जिसने हॉरर जॉनर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इसका सबसे मशहूर बाथरूम वाला शॉवर सीन आज भी देखने वाले के रोंगटे खड़े करने की ताकत रखता है, और मजेदार बात यह है कि शूट करने में मुश्किल इस सीन से जुड़ी कई किंवदंतियां मशहूर रही हैं और कई सारे तथ्य हैं जो मजेदार हैं। ऐसा ही एक ट्रिविया है कि इस बाथरूम शॉवर वाले सीन में जो खून स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो असल में एक चॉकलेट सिरप था, और चूंकि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी तो भूरे रंग का चॉकलेट सिरप आसानी से गाढ़े लाल रंग के खून की तरह बहाया गया था। साइको न सिर्फ एक महान फिल्म है, बल्कि बाद के सालों में बनी अनगिनत साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों पर इसका साफ साफ प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे इस फिल्म का मूड हो, इसके शानदार मोन्टाज हो, खौफ पैदा करने वाला संगीत हो, तनाव बरकरार रखने की मास्टरी हो, या फिर अपने खलनायक नॉर्मन बेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करने का अलहदा तरीका हो, महान से महान निर्देशकों तक ने साइको से सीखकर आगे चलकर महान सिनेमा बनाया है। चौथी फिल्म है 2010 में आई इंसेप्शन। क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म में एक चोर है जो दूसरों के अवचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में डकैती डालकर आइडियाज और जानकारियां चुराता है, लेकिन एक बार उसे इस काम का उल्टा करके किसी दूसरे इंसान का आइडिया किसी तीसरे इंसान के सपनों में रोपित करने का खतरनाक मिशन मिलता है। इंसेप्शन की ये सिनॉप्सिस जितना सुनने में अचंभित करती है, उससे कहीं ज्यादा अचंभा आपको इसे सिनेमा के माध्यम में विजुअली देखते हुए होगा। क्रिस्टोफर नोलन एक बेहद उलझी हुई कहानी को बेहद कल्पनाशील, बेहद मौलिक और बेहद मनोरंजक अंदाज में कहते हैं, और सपने और यथार्थ की भूल भुलैया हमें एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बना देती है जो इससे पहले किसी दर्शक ने
सिनेमा माध्यम में देखी ही नहीं थी। सपने के अंदर सपना, यथार्थ के अंदर सपना, सपने के अंदर यथार्थ, आखिर किसके अंदर क्या? दर्शकों की जमकर दिमागी कसरत करवाने वाली इंसेप्शन 21वीं सदी का एक ऐसा महान इंटेलिजेंट सिनेमा है जिसने एक इमोशनल कहानी को माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन के सहारे क्रांतिकारी अंदाज में बयां किया। पांचवी है क्रिस्टोफर नोलन की ही द डार्क नाइट ट्रिलॉजी। इस सीरीज की तीनों फिल्मों ने न सिर्फ बैटमैन नाम के सुपर हीरो को री इन्वेंट किया, बल्कि सुपर हीरो जॉनर को एक ऐसा विजनरी टच दिया कि आज भी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी से बेहतर सुपर हीरो फिल्में कोई दूसरी नहीं है। 2005 में आई बैटमैन बिगिंस, 2008 में आई द डार्क नाइट और 2012 में आई द डार्क नाइट राइजेस। ये तीनों ही फिल्में नोलन की ग्रिटी रियलिज्म में डूबी अलहदा नोआर थ्रिलर अप्रोच की वजह से ही महानतम सुपर हीरो सिनेमा का रूप अख्तियार करती हैं। जहां एक तरफ एवेंजर्स जैसे सुपर हीरो की दुनिया यथार्थ से बहुत दूर नजर आती है, वहीं नोलन की रची सुपर हीरो दुनिया आपको अपने करीब की वो स्याह और करप्ट दुनिया लगती है, जहां आम आदमी की विलक्षण इच्छा शक्ति ही उसकी सुपर पावर्स होती हैं और उन्हीं मानवीय ताकतों से उसे आदमकद और सनकी खलनायकों को हराना होता है। इस फिल्म के नायक का आंतरिक द्वंद्व, जोकर और बैन जैसे खलनायकों का नायक से ताकतवर होना, गौथम शहर का वो भ्रष्ट तंत्र जो हमारे आपके शहरों की भी कमियां रही हैं, और बेहद कम कंप्यूटर कारीगरी का उपयोग कर एक्शन दृश्यों को ज्यादा भव्य और दम साध कर देखा जाने वाला बनाना। द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में ऐसा बहुत बहुत कुछ है जो इसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रिलॉजी ऑफ ऑल टाइम्स बनाता है। Amazon प्राइम वीडियो पर तो ये तीनों ही फिल्में हिंदी डबिंग में उपलब्ध हैं ही। नेटफ्लिक्स पर भी द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस को आप हिंदी में देख सकते हैं। छठवीं फिल्म है 2010 में आई शटर आइलैंड। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने किया था और इसे उस माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट के लिए हमेशा याद रखा जाएगा जिसकी वजह से हर दर्शक ने इसे कम से कम 2 बार तो देखा ही। कई दर्शक इस ट्विस्ट को 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ ट्विस्ट में से एक मानते हैं, तो कई दर्शकों के लिए इसकी एंडिंग बेचैन करने वाले वैसे ही सवाल खड़े कर जाती है जैसे उसी साल कुछ महीनों बाद रिलीज हुई इंसेप्शन फिल्म की एंडिंग करती आई है। इस फिल्म में लियोनार्डो डी कैप्रियो का किरदार अपने साथी मार्क रफलो के किरदार के साथ एक आइलैंड पर बने पागलखाने में एक फीमेल पेशेंट के गायब हो जाने की जांच करने जाता है और फिर कई सारी ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं घटती हैं जिससे कि रहस्य और ज्यादा गहरा जाता है। मानसिक बीमारी, मोहब्बत और पछतावे को अपनी सेंट्रल थीम बनाने वाली ये फिल्म भले ही मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की सर्वोत्तम फिल्मों में से एक नहीं है, लेकिन अगर आप दर्शकों के दिमाग से खेलने वाले साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर के फैन हैं तो हो ही नहीं सकता कि शटर आइलैंड आपको निराश कर जाए। सातवीं फिल्म का नाम है 1994 में आई फॉरेस्ट गंप। अपने वक्त में 6 ऑस्कर जीतने वाली ये महान फिल्म एक भोले भाले मंदबुद्धि नायक के इर्द गिर्द घूमती है जिसका जीवन अचंभित कर देने वाले अनुभवों से मिलकर बनता है। इस काल्पनिक फिल्म में नायक अमेरिकी इतिहास की कई बड़ी घटनाओं के बीच मौजूद रहता है और कई घटनाएं तो उसकी वजह से ही घटती हैं, लेकिन इस तरीके का उपयोग सस्ता हास्य पैदा करने के लिए नहीं बल्कि फॉरेस्ट गंप नाम के नायक की मार्मिक कहानी को परी कथा वाली रोमानियत और होप यानी कि उम्मीद देने के लिए किया जाता है। टॉम हैंक्स के खूबसूरत अभिनय से सजी ये कॉमेडी ड्रामा अमेरिकी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली फिल्मों में से एक है और हिंदुस्तान में भी इसके ढेर सारे मुरीद हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो जल्द ही देख लीजिए, क्योंकि आमिर खान साहब इसे लाल सिंह चड्ढा नाम से रीमेक करने वाले हैं और भले ही वे कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों न बना लें, ये बात तो तय है कि फॉरेस्ट गंप की मौलिक शुद्धता और मौलिक सुंदरता की बराबरी वे नहीं कर पाएंगे। आठवीं फिल्म है 1999 में आई दी मैट्रिक्स। दिमाग की खपच्चियां हिलाकर रख देने वाली माइंड बॉगलिंग फिल्में बनाने में भले ही आज के वक्त में क्रिस्टोफर नोलन की कोई बराबरी नहीं, लेकिन उनसे पहले ये काम वचाउस्की बहनों ने द मैट्रिक्स में कर दिखाया था। द मैट्रिक्स जब 1999 में रिलीज हुई थी तो अनेकों दर्शक ऐसे थे जिन्हें 2-3 बार फिल्म देखने के बावजूद इसकी कहानी और इसका मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आया था, या फिर इसे समझने के लिए उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। द मैट्रिक्स ना सिर्फ विजुअली अद्भुत फिल्म है, एक्शन दृश्यों में कमाल की कोरियोग्राफी इस्तेमाल करती है, निहायत ही मनोरंजक भी है, पर साथ ही साथ
इंसानों और मशीनों के बीच होने वाले फ्यूचरिस्टिक वॉर पर भी अलहदा नजरिए पेश करती है। इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम माना जाता है और इसे देखने वाला हर शख्स जानता है कि ये खिताब अतिशयोक्ति कतई नहीं है। द मैट्रिक्स के 2 सीक्वल 2003 में रिलीज हुए थे और इन दोनों फिल्मों को भी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखना चाहें तो वहां पर द मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स रीलोडेड हिंदी में देख सकते हैं। 9वीं फिल्म है साल 2000 में रिलीज हुई कास्ट अवे, टॉम हैंक्स का एक और महान सिनेमा जिसने दुनिया भर से भर भर के मोहब्बत पाई। इस सर्वाइवल ड्रामा में टॉम हैंक्स का दौड़ती भागती जिंदगी जीने वाला किरदार प्लेन क्रैश होने के बाद एक वीरान आइलैंड में फंस जाता है और वहां उसे 4 साल तक अकेले रहकर सरवाइव करना पड़ता है। इस फिल्म में टॉम हैंक्स ने अपने आम शहरी जीवन वाले रोल के लिए पहले तो काफी वजन बढ़ाया और फिर आइलैंड में मुश्किलों से सरवाइव करने वाले हिस्से के लिए काफी सारा वजन घटाकर दर्शकों को अचंभित कर दिया था। वैसे तो 21वीं सदी में आगे चलकर मुख्यधारा की कई शानदार सर्वाइवल फिल्में बनी हैं जिनके हम सभी मुरीद भी बनते चले गए, लेकिन इन सभी पावरफुल फिल्मों से पहले सन 2000 में कास्ट अवे के माध्यम से ही ढेर सारे दर्शकों ने जाना कि आखिर एक दुनियावी इंसान का दुनिया से कटकर रहने पर सरवाइव करना कैसा होता होगा। कास्ट अवे ने अपने नायक के फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सर्वाइवल पर ज्यादा फोकस रखा था और इसी मानवीय अप्रोच ने फिल्म को उसकी कमियों से ऊपर उठाकर एक यादगार फिल्म बनाया। 10वीं फिल्म भी एक तरह की सर्वाइवल फिल्म ही है, इनटू द वाइल्ड। ये इस लिस्ट की तीसरी सबसे नई फिल्म है। 2007 में रिलीज हुई, लेकिन फिर भी एक सेलिब्रेटेड और महान अमेरिकी फिल्म है क्योंकि ये एक गजब का फलसफा बयान करती है। आज की हमारी पूंजीवादी दुनिया जो सोते जागते मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागती है, उस मानसिकता का विलोम होकर यह फिल्म एक ऐसे 20 वर्षीय मेधावी नायक की कहानी कहती है जो अपना सब कुछ त्याग कर जंगलों में रहने चला जाता है और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान खुद के सबसे ज्यादा करीब आता है। ये फिल्म एक अविश्वसनीय असली कहानी पर आधारित है जिसे कि एक्टर डायरेक्टर शॉन पेन ने बेहद संवेदनशीलता और तकनीकी गुणवत्ता के साथ कहा है। फ्री फ्लोइंग कहानियां सिनेमा के पर्दे पर कम ही कही जाती हैं क्योंकि हर फिल्म पर पैसे कमाने का दबाव होता है, लेकिन अगर आप किसी इंस्पायरिंग फ्री फ्लोइंग लाइफ की तरह एक फ्री फ्लोइंग फिल्म देखना चाहें तो इनटू द वाइल्ड जरूर देखिएगा। ये इंस्पायरिंग फिल्म आप पर गहरा असर छोड़ेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। अगर इस वीडियो में रेकमेंड की गई कोई भी फिल्म देखने के बाद पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, दिल को बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।